सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया है। दरअसल एसयू समिट को लेकर मैंने बात करनी थी। एसयू समिट से भी ज्यादा एसयू का अब फ्यूचर क्या है, और ये सवाल मेरे जहन में उस वक्त आ रहा है जिस वक्त एसयू समिट में ना प्रधानमंत्री मोदी के, ना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए, ना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए, और तीनों ही अहम देश हैं एसयू के, और तीनों के ही सर्वोच्च नेता जो थे वो एसयू समिट में शामिल नहीं थे। तो उसके बाद से कई सवाल उठने लगे हैं। तो और कई सवाल हैं सर, विदेश मंत्री, क्योंकि एस जयशंकर ने कई कुछ कहा है, उन पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इसी से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि एसयू का फ्यूचर क्या है सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में सार्क की तरह एसयू भी गायब हो जाए नक्शे से? राजेश जी, एससीओ का वर्तमान समय तक इसका अगर महत्व देखें तो मैं इसका एक बड़ा महत्व देखता हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व के लगभग 42% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। लगभग 30% विश्व की जो जीडीपी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। और एक जो अनेक राष्ट्रों की, जिसमें कि जाहिर है कि भारत भी शामिल है, जो बहुध्रुवीय विश्व को बनाने की जो संकल्पना है, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की जो संकल्पना है, उस दिशा में एससीओ का एक अहम स्थान है। एससीओ जाहिर है कि एक क्षेत्रीय महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन के रूप में है। लेकिन जहाँ जो आपने प्रश्न पूछा है इसके भविष्य की बात, तो मेरा ऐसा मानना है कि एससीओ की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि जो राष्ट्र हैं एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके अंदर भी इस तरीके की भावना है कि वो एक वैकल्पिक, एक अल्टरनेट जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कि नॉन वेस्टर्न लेड वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको वो स्थापित करें। और एससीओ की जो के विजन में जाहिर है कि ये जो भावना है वो निहित है। एससीओ की जो स्पिरिट है उसमें एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की जो बात है वो इसको इंस्पायर करती है, इसको गाइड करती है। और ये जो राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं वो इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि कि मैं यह अवश्य कहूँगा कि एससीओ के अंदर इंटरनल जो कंट्राडिक्शंस बहुत हैं। एससीओ में अनेक ऐसे राष्ट्र हैं जो कि एक दूसरे के साथ उनकी मतों की भिन्नता है, उनके व्यवहार में भिन्नता है। चाइना जैसा एक विस्तारवादी राष्ट्र है, पाकिस्तान जैसा एक आतंक परस्त राष्ट्र है, और रशिया जो कि लगातार वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो है उसने जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां पैदा कर रखी हैं, उसकी वजह से उसका जो एक आइसोलेशन है उसका वो भी उसमें दिखाई देता है। उसी के साथ साथ जो सेंट्रल एशिया के जो राष्ट्र हैं वो जाहिर है कि उनका एक विशेष महत्व एससीओ में है। तो ये मेरा मानना है कि एससीओ के अंदर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस तो हैं, लेकिन एससीओ का जो लक्ष्य है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने का है, एक डाइवर्सिफिकेशन में भी यूनिटी को लाने का है। तो डिस्पाइट जो डाइवर्सिफिकेशन के, एक यूनिटी की को बना के रखने की और एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था को और एक पश्चिमी जो डोमिनेंस है उससे हट करके एक नई व्यवस्था को बनाने का है। तो वो मैं इसमें उसकी वजह से इसका महत्व आगे भी बना रहेगा, ये मैं देखता हूँ। तीसरी बात मैं अवश्य ऐड करना चाहूँगा, एक बात मैं और अवश्य ऐड करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जो विफलता जिस तरीके से सामने आई है और वो अपनी भूमिकाओं को तरीके से नहीं निभा पा रहा है, ऐसे में जो क्षेत्रीय संगठनों का जो महत्व है और उसमें जो मेंबरशिप को हासिल करने की जो राष्ट्रों के बीच में जो एक होड़ है वो दिखाई दे रही है, चाहे एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आसियान हो या G20 हो। ऐसे सभी संगठनों का जो महत्व लगातार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा जो संस्थान है, जो सबसे बड़ी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएन, उसमें सुधार नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह से अपनी भूमिका वो ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहा है। तो ये सारे अनेक कारणों की वजह से मेरा मानना है कि एससीओ अपने सारे चुनौतियों के बावजूद भी, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के बावजूद भी वो आगे बढ़ेगा। लेकिन कई सवाल है संजीव जी, क्योंकि जो मेरा अहम सवाल था कि जब ना प्रधानमंत्री मोदी थे, ना व्लादिमीर पुतिन थे, ना शी जिनपिंग थे, तो फिर हम कैसे इसका एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं सर? अभी G7 में हमने ऐसा होते हुए नहीं देखा। देखिए, ये जो इस वर्ष की जो एससीओ की जो समिट है वो एक ऐसी टेरिटरी में हो रही हुई है
जो कि एक अनस्टेबल टेरिटरी है, एक अस्थिर राष्ट्र है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि आतंकवाद का एपी सेंटर है, एक ऐसा राष्ट्र जो आर्थिक रूप से कंगाली की कगार पे खड़ा है, एक ऐसा राष्ट्र जो कि अनेक आंतरिक रूप से अस्थिरता का राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है। तो ऐसे में वहाँ पर एससीओ की समिट को लेकर के अनेक तरीके की आशंकाएं थी। और जाहिर है कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत ने जो ये यात्रा की सारी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी खराब हैं और दोनों देशों के बीच में बातचीत तक नहीं होती है। उसके बावजूद भी भारत के विदेश मंत्री भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेजा। तो ये भारत का जो एससीओ के प्रति कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए ऐसा किया। जहाँ तक रशिया और चाइना का प्रश्न है, वो राष्ट्र भी इस बात को जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर की जो स्थितियां हैं वो कितनी ज़्यादा चिंताजनक हैं। चाइना के वर्कर्स पर लगातार हमलों को होना, चाइना के जो एसेट्स को टारगेट करने का जो अनेक आतंकियों ने जो कृत्य किया है। अभी एससीओ की बैठक की तैयारी चल रही थी कि कराची में भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बड़ा हमला किया और वहीं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो समर्थकों ने भी बड़ा हंगामा और बड़ा विरोध प्रदर्शन इत्यादि किया ताकि एससीओ के मेंबर्स का ध्यान आकृष्ट किया जा सके। तो ऐसे में जो पाकिस्तान की अस्थिरता की वजह से संभव है कि एससीओ के राष्ट्रों ने अपना जो रिप्रेजेंटेशन है मैं बीच में आपको टोक रहा हूँ बड़े अहम सवाल के साथ कि पिछले साल भी जब भारत में एससीओ हो रहा था तो लास्ट टाइम में हमें भी ऑनलाइन ही करना पड़ा था। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो ऑनलाइन जुड़े थे, जहां तक मैं ठीक हूँ। जी जी, राष्ट्रीय, क्योंकि अगर कंटिन्यू 2 साल अगर ऐसा हो रहा है कि टॉप लीडरशिप आपस में मिलने से कतरा रही है, तो कहीं ना कहीं तो सवाल उठेंगे सर आने वाले वक्त में। कुछ तो है जो एससीओ के अंदर ठीक नहीं है। नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि एससीओ के अंदर इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, जो आंतरिक अंतर विरोध हैं वो तो बहुत स्पष्ट हैं, जग जाहिर है। और उसकी वजह से एससीओ की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना निसंदेह करना पड़ेगा। और भारत और चाइना के बीच में जो संबंधों में जो तनाव है वो तनाव पिछले वर्ष कहीं ज़्यादा था। अभी हाल के समय में कुछ सकारात्मक स्टेटमेंट्स वगैरह अवश्य दिए जा रहे हैं, लेकिन जो पिछले वर्ष की आपने जो चर्चा की, उस समय भारत G20 का एक महासम्मेलन भी कर रहा था और उस G20 में भी सी जिनपिंग नहीं आए और एससीओ की जो बैठक है वो तो वर्चुअल में ही करनी पड़ी। तो ये जो एससीओ के अंदर के जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस अवश्य हैं उसको मैं बिल्कुल ही स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ कि एससीओ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एससीओ के जो भावना है वो ये है कि ये जो संगठन है एक क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी विषयों पे सहयोग को बढ़ाए और ये सहयोग को जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने की एससीओ कोशिश करेगा। यहाँ तक कि अभी आप देखिए तो एससीओ के जो देशों के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं और इसमें भारत, पाकिस्तान, चाइना जैसे जो राष्ट्र हैं वो उसमें शामिल होते हैं। तो एससीओ की कोशिश ये है, एससीओ के द्वारा जो प्रयास ये किए जा रहे हैं कि डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, डिस्पाइट ऑल इंटरनल कंट्राडिक्शंस, ये जो प्रक्रिया है क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने की जिस हद तक हो सकती है उसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ मैं अवश्य ऐड करना चाहूँगा कि एससीओ का जो महत्व है वो सेंट्रल एशिया के परिप्रेक्ष्य में बहुत है। भारत का जो एससीओ में जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रल एशिया के साथ भारत के जो संबंधों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत अपने जो संबंधों को मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के राष्ट्रों के साथ गहरा करना चाहता है, प्रगाढ़ करना चाहता है और उसमें एससीओ के माध्यम से भी उसमें बड़ी मदद मिलती है। और जाहिर है कि भारत को यदि अफगानिस्तान में भविष्य में अपनी कोई भूमिका अच्छे से अच्छी तरह से निभानी है या पूरा जो कनेक्ट मध्य एशिया का जो सेंटर मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के साथ रहता है, हर जगह अगर देखें तो भारत का जो मध्य एशिया के राष्ट्रों के साथ जो सहयोग है वो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है और कि उस लिहाज से भी जो है एससीओ का जो महत्व है बढ़ता है और भारत उस संदर्भ में भी एससीओ की महत्ता को देखता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं फिर से रीएम्फसाइज करूंगा कि भारत की ये कोशिश है कि भारत ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का सदस्य बने, ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बने जो कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने की दिशा में सोचते हैं और कार्य करते हैं। और उस दिशा में भारत ब्रिक्स का भी मेंबर है, भारत एससीओ का भी मेंबर है और जाहिर है कि G20 के माध्यम से तो भारत अपनी भूमिका को आपने देखा कि हमने किस तरीके से पूरा किया ही है। तो भारत की एक आखिरी सवाल
जी जी, एक दो सवाल मेरे और हैं जिनका छोटा छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा। एक क्योंकि जिस प्रकार से कभी G7 G8 हुआ करता था, रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया, रूस को हटाकर G7 बन गया, और जिस प्रकार से एसयू संगठन में पाकिस्तान आतंक की सप्लाई कर रहा है, और एसयू का ये मूलभूत सिद्धांत है कि आतंक के खिलाफ भी ये संगठन कार्रवाई करेगा। तो क्या पाकिस्तान जैसे देश को एससीओ से बाहर निकाला जा सकता है? इसका एक जवाब मुझे चाहिए होगा आपसे, और फिर मैं जयशंकर सर की यात्रा पर भी आऊंगा पाकिस्तान सर। देखिए राजेश जी, आपके इस सवाल का जवाब मैं एक सार्क का उदाहरण देते हुए मैं देना चाहूँगा। जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है, और लेकिन ये डिफंक्ट है, और ये जो पूरी तरह से निष्क्रिय वर्तमान समय में है। और उसका कारण यही है कि पाकिस्तान ने सार्क के जो प्रक्रियाओं को, सार्क की जो भावना को आगे बढ़ाने में लगातार रोड़े अटकाए, और सार्क का इस्तेमाल भारत विरोध के लिए किया। और पाकिस्तान के इसी भारत विरोधी रवैयों को जो उसने सार्क के अंतर्गत दिखाया, उसकी वजह से सार्क की जो पूरी स्पिरिट है, जो उसके पूरे प्रोसेस है, वो डिसरप्ट हो गया, और सार्क एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाई देता है। उसी तरीके से यदि पाकिस्तान एससीओ का इस्तेमाल भारत विरोध के लिए करने की उसने अगर कोशिश की, तो मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान की जो सदस्यता है उसके बारे में एससीओ के राष्ट्रों को या तो पुनर्विचार करना पड़ेगा, या एससीओ को ही डिफंक्ट करना पड़ेगा, उसे निष्क्रिय करके साइड आइड में कर देना होगा। तो पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों के द्वारा जो अगर कोई नकारात्मक अप्रोच दिखाया जाता है, जो अब तक तो नहीं दिखा है कि सार्क का जो इस्तेमाल, हालांकि उसने कश्मीर के विषय को जरूर उठाया और कश्मीर, लेकिन उसके अलावा भी अगर पाकिस्तान इससे कहीं आगे बढ़ते हुए कोई भारत विरोध का उसने इसको मंच बना लिया, तो भारत के लिए भी ये मुश्किल होगा कि ये इस प्रक्रिया में, एससीओ की प्रक्रिया में अपना कोई बेस्ट कंट्रीब्यूशन करे, और ऐसे में एससीओ के भविष्य पे गहरे सवाल पैदा हो सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल संजीव जी, जिसका जवाब मैं छोटा सा जवाब आपसे और चाहूंगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के पाकिस्तान के दौरे को आप कैसे लेंगे, क्योंकि 9 साल बाद कोई भारतीय नेता पाकिस्तान की जमीन पर था, तो कैसे देखते हैं? क्योंकि 24-36 घंटे सर ने पाकिस्तान में बिताए हैं, तो क्या लगता है आपको कोई इस दौरे से कोई इम्पैक्ट होगा भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर? तब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई भारत और पाकिस्तान के संबंधों से कोई लेना देना था। ये भारत की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि ये जो यात्रा है वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए ही की जा रही है। और आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए वहाँ पे, जबकि हेड ऑफ स्टेट्स का ये समिट थी। और ये सच है कि राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं आए, शी जिनपिंग भी नहीं आए। तो पाकिस्तान को लेकर के जो अनेक आशंकाएं रहती हैं, उसकी वजह से ये जो उसका फुल फ्लेजेड स्वरूप सामने नहीं आया। लेकिन जहां तक विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर की इस यात्रा का प्रश्न है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एससीओ की समिट के लिए ही थी। भारत और पाकिस्तान के, देखिए राजेश जी, संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं कि जब पाकिस्तान एक एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के दिखाए। पाकिस्तान ऐसे जो कोई भी विश्वास के माहौल को बनाने का कार्य नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में टेरर कैंप्स आज भी चल रहे हैं, आतंकी खुले घूम रहे हैं जो भारत में वांछित हैं। और जाहिर है कि भारत के अंदर उन्होंने पहले जो आतंकी भेज रखे हैं, जो कि पुंछ और राजौरी के जंगलों में, पीर पंजाल की पहाड़ियों में छुपे हुए और उनके इशारों पर काम करते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की आतंक की साजिशें होना बंद नहीं हुई हैं। और ये जो नया भारत है वो आतंकवाद के साथ और टॉक्स को एक साथ नहीं कर सकता। और इसने भारत का अप्रोच जीरो टॉलरेंस का है। और भारत ने ये शर्त रखी है कि यदि जब तक पाकिस्तान इस तरीके की आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करके डिमॉन्स्ट्रेबल एक्शन लेकर के नहीं दिखाता, एविडेंस बेस्ड एक्शन लेकर के नहीं दिखाता, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन मैं अवश्य अंत में ये कहूंगा कि यदि पाकिस्तान ने कोई एविडेंस बेस्ड एक्शन, इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल एक्शन लेकर के दिखाया, तो भारत का जवाब सकारात्मक अवश्य होगा। मैं इतना अवश्य कहूंगा। चलिए, ऐसी हम उम्मीद भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक चीज तो है कि एससीओ पर अब आने वाले वक्त में कई सवाल उठेंगे, हमारी नजरें भी लगातार एससीओ पर बनी रहेंगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आप आए और इतनी डिटेल से आपने तमाम खबरों को समझाया। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू।